हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें अब सितंबर के मंथ के लिए करनी चाहिए। सितंबर का मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरे सीजीएसटी एक्ट के अंदर 7 जगह पे सितंबर वर्ड यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले ये सेक्शन 292 की डेफिनेशन ऑफ क्वार्टर के अंदर आता है, जहाँ पे वो कोई लिमिट क्रिएट नहीं करता, बस ऐसे उन्होंने बताया है कि ये क्वार्टर्स माने जाएंगे। देन नेक्स्ट जो सितंबर वर्ड आता है वो आता है सेक्शन 16(4) में, यानी कि जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाने वाला सेक्शन है। सेक्शन अपने आप में बहुत सारी कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अपने आप में ठीक नहीं है, लेकिन मैं अभी उस एरिया में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। एक नॉर्मल टैक्स पेयर को खुद को सेफ गार्ड करने के लिए जो ज़रूरी है, मैं आपको वो चीज़ें बताना चाहती हूँ। हम 10 साल केस लड़के जो चीज़ जीत पाएंगे या प्रूव कर पाएंगे, मैं वो बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाली हूँ यहाँ पे। तो सेक्शन 16(4) सबसे पहले एक रेस्ट्रिक्शन बताता है कि आपको जो पिछले साल के इन्वॉइसेस और डेबिट नोट है, पिछला साल मतलब जो 31 मार्च को ख़त्म हुआ है वो साल के डेबिट नोट और इन्वॉइसेस का क्रेडिट आप कब तक क्लेम कर सकते हैं। तो सितंबर की रिटर्न फर्निश करने की जो लास्ट डेट है, तब तक आप उसको क्लेम कर सकते हैं अपने लास्ट ईयर के, यानी 31 मार्च तक के इन्वॉइसेस और डेबिट नोट्स को। तो यहाँ पे आपके लिए टू डू लिस्ट में अब टास्क क्या है कि इस मंथ की जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, यानी कि सितंबर की जब रिटर्न फाइल करेंगे, तो रिटर्न तो बाद में फाइल करेंगे, पहले डेटा कंपाइल करेंगे हम लोग। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने साल भर के इन्वॉइसेस को एक बार आप रिकनसाइल कर लीजिए अपने परचेजेस के साथ में। और अगर आप रिवर्स चार्ज में फॉल करते हैं और आपने मिस कर रखा है क्रेडिट, क्योंकि हर साल जब हम लोग एनुअल रिटर्न भरते हैं तो बहुत सारे क्लाइंट्स की ऐसी चीज़ें आती हैं कि भाई हम लोगों को पता नहीं था कि आरसीएम में पे करना है, या आरसीएम में वो छोड़ देते हैं, नहीं पे करते, कई बार किसी भी रीज़न से इग्नोरेंस होती है, कई बार एक थोड़ा लिथार्जिक एटीट्यूड होता है कि हाँ आरसीएम में तो ठीक है, मतलब बिल पे लग के तो नहीं आया ना टैक्स, तो ठीक है ये तो हमें ही भरना है, तो छोड़ दिया इसको। तो वो आपको ध्यान रखना है कि अपना सारी परचेज और अपने वो सारे आइटम जो आरसीएम में फॉल करते हैं, जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी कि माल भाड़ा, तो माल भाड़ा अगर आपका 1500 रुपये से ज़्यादा है सिंगल लोड के लिए और 750 से ज़्यादा मल्टीपल लोड्स के लिए, तो उस पर भी आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ता है, चाहे आपका सप्लायर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड। अगर फॉरवर्ड चार्ज में वो नहीं टैक्स पे कर रहा है 12% के रेट पे, तो आपको उस पर आरसीएम पे करना ही करना है। तो अगर आपने वो नहीं पे कर रखा, तो शुरू से लेके अब तक अपनी जितने भी लेजर्स हैं 31 मार्च तक के, जिन पे अच्छी चीज़ क्या है, आप ऑडिट के लिए डेटा कंपाइल कर ही रहे होंगे, तो ऑडिट के लिए आपका डेटा ऑलरेडी स्क्रूटनाइज हो रहा है, तो अब उसको रिकनसाइल आपको करना भी है अपने नॉर्मल ऑडिट के लिए, टैक्स के ऑडिट के लिए भी। तो आप उसको इसके लिए भी कर लीजिए, सेम रिकन्सिलेशन यहाँ भी यूज़ हो जाएगा। तो जो आपके लेजर्स हैं, जैसे डायरेक्टर्स को जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो लेजर्स हैं आपके, आपका माल भाड़े का लेजर है, आपने कोई लीगल फीस अगर दी है, किसी एडवोकेट को कोई भी फीस दी है, तो उसके आपके लेजर्स हैं, उनको एक बार रिकनसाइल करो और उन पे आरसीएम की अमाउंट, ये आपका लास्ट टाइम है, उस पर अभी पे करके उसको अब उसका क्रेडिट ले लीजिए। फिर उसको जाने के बाद हो सकता है कि कुछ लोग आपको कहें कि अच्छा अभी भी ले सकते हो, बिलेटेड ले सकते हो, लेकिन देखो जो चीज़ कंट्रोवर्सी में है उसमें अल्टीमेटली नोटिस आ सकता है, इंटरेस्ट लग सकती है, आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, और हो सकता है कि फिर भी डिपार्टमेंट नहीं अलाउ करे। आपको ऐसे चलना है कि हमें अननेसेसरी लिटिगेशन से बचना है, अपने आप को हमेशा सेफ गार्ड करके चलना है। तो वो रिकन्सिलेशन अभी करो और उसका जितना भी क्रेडिट आपका बचा हुआ है वो आप ले लो, क्योंकि ये आपके लिए फिर आगे जाकर उसको लेना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो सितंबर वर्ड यूज़ होता है वो यूज़ होता है सेक्शन 37, 38 और 39, यानी कि जीएसटीआर 1, 2, 3 के जो 3 सेक्शंस हैं। जीएसटीआर 2 ऑपरेटिव है नहीं अभी तक, तो 38 को हम छोड़ सकते हैं। 37 और 39 की रिटर्न अब कोर्ट ने और सीबीआईसी ने भी बोल दिया रूल चेंज करके कि जीएसटीआर 3B ही 39 की रिटर्न है। तो यानी कि जीएसटीआर 1 और 3B में जितने भी एरर्स या ओमिशंस है, एरर्स मतलब गलती, यानी कि कोई डेटा मैंने गलत दे दिया, ओमिशन मतलब मुझसे कुछ मिस हो गया, तो जिसकी एरर्स एंड ओमिशंस हैं उनको भी आप सितंबर की जब रिटर्न फाइल करेंगे उस डेट तक आप सिर्फ उसको ठीक कर सकते हैं, यानी कि लास्ट मंथ है जिसकी रिटर्न में आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो 31 मार्च तक की जितनी भी आपकी डेटा है सारा, तो पहले वाले में तो सिर्फ परचेज की क्रेडिट की बात कर रहा था, यहाँ पे आपने जितना भी डेटा अपने रिटर्न्स में दिखाया है, तो देखो दोनों के अंदर फ़र्क क्या है कि आपका जो डेटा है वो आपने सही इनवॉइस रेज कर रखे हैं, डेटा आपका बिल्कुल सही है, आपकी फाइनेंशियल्स में बिल्कुल सही है, लेकिन आपने उसको रिटर्न में दिखाया नहीं, आपने उसको रिटर्न में गलत दिखा रखा है, तो उसको अमेंड करने का ही आपके पास लास्ट चांस है, उसको भी आप अमेंड कर लीजिए। कई बार जीएसटीएन ब्लॉक नहीं करता और आगे भी जाके अमेंडमेंट चलती रहती है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो प्रोविज़न के हिसाब से लिखा हुआ है मैं आपको बेसिकली वो बता रही हूँ। तो हमारी देखिए हमेशा समझदारी इसी चीज़ में, मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, पोर्टल पे क्या हो रहा है उसको आप छोड़ो, लिटिगेशन में क्या चल रहा है इधर उधर उसको आप लोग छोड़ो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है
आप CGST लॉ को पकड़ के चलो कि मेरे CGST एक्ट ने क्या लिखा है, उससे आपको अपने आप को अवॉइड करके चलो, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो यानी कि जितने भी आपके रिटर्न्स हैं उनको अभी रिकनसाइल कर लो, आप सारी रिटर्न्स को रिकनसाइल करो अपने फाइनेंशियल्स के साथ में, परचेज और सेल्स सारा डेटा, एक्सपोर्ट का कोई डेटा है तो वो, कुछ आपने B2C का गलती से B2B में, B2B का B2C में डाल दिया है तो वो, क्योंकि आपने उधर जो गलतियां कर रखी होंगी उसकी वजह से आपका जो बायर है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि अब तो रिफ्लेक्ट हुए बिना क्रेडिट वैसे भी नहीं मिलता है। तो इससे क्या होगा कि उनका भी क्रेडिट आराम से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और आपका जो डेटा है वो रिकनसाइल भी हो जाएगा। इसके बाद जो आगे यूज़ किया जाता है, यूज़ किया गया है सितंबर वर्ड, वो आगे आता है सेक्शन 34(2) के अंदर। सेक्शन 34 क्रेडिट नोट्स का सेक्शन है। तो अभी तक हमारे कितने इंस्टेंसेस हो चुके हैं, 3 सेक्शन, 4, 5 इंस्टेंसेस हो चुके हैं, यानी कि छठी बार वो यहाँ पे आता है सेक्शन 34 के अंदर। सेक्शन 34(2) में वो ये कहता है कि जो लास्ट ईयर के आपके क्रेडिट नोट्स हैं उनको एंटर करने की जो लास्ट डेट है GST रिटर्न के अंदर, जो एंटर करने की लास्ट डेट है, दैट लास्ट डेट इज़ सितंबर। उन्होंने वहाँ पे सितंबर की रिटर्न नहीं लिखा, अप टू द मंथ ऑफ सितंबर लिखा है, यानी कि सितंबर में जो आप रिटर्न फाइल कर रहे होंगे अपनी लास्ट रिटर्न जो कि अगस्त की होगी, आप उसी में जो आपके क्रेडिट नोट होगी कोई छूट गए हैं तो उनको आप उसमें दिखा सकते हैं। क्रेडिट नोट्स को पहले इनवॉइस से लिंक करना पड़ता था, लेकिन आप ऑलरेडी जान चुके होंगे वो छोटी सी चीज़ थी कि उनको डीलिंक कर दिया गया है, तो उसमें मैंने कोई डिटेल वीडियो नहीं बनाया। तो आप जब क्रेडिट नोट एंटर करते हैं पहले आपको इनवॉइस नंबर मेंशन करना पड़ता था बेसिकली, अब आपको नहीं करना पड़ता, तो आप अपने क्रेडिट नोट्स भी वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अच्छा, वो लिंकिंग के कारण क्या था, बहुत सारे जो टैक्स पेयर्स थे वो ये सोच के कि अब इतना हिसाब किताब कौन लगाएगा, हिसाब किताब कैसे, जैसे मान लीजिए मारुति है, मारुति के लाखों वेंडर्स हैं, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, आपकी अगर 10 सेल्स क्रॉस हो गई तो हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे जितनी आपको ड्यूरिंग द ईयर हमने सेल की है गाड़ियाँ सब पे। तो आपने 10 यूनिट मान लीजिए सेल की साल के एंड में, मान लो फरवरी मंथ में जाके आपकी 10 क्रॉस हुई, अब आपके साल भर में जितने भी इन्वॉइसेस रेज हुए थे सब पे 10% डिस्काउंट है। तो प्रॉब्लम ये होती थी कि अब इतने सारे इन्वॉइसेस को कौन लिंक करे उसके साथ में, तो काफ़ी सारे वेंडर्स, सीमेंट इंडस्ट्री में, चलिए कार तो एक बड़ा आइटम हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर प्लाईवुड इंडस्ट्री, टाइल्स, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जहाँ पे प्रॉब्लम आती थी कि क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट होते थे। अब उनका था कि इतने साल भर में जो इन्वॉइसेस रेज हुए हैं उसमें कौन उसको एलोकेट करता रहेगा, कौन लिंकिंग करेगा, तो इसलिए काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो बिना टैक्स रिवर्सल किए ही क्रेडिट नोट इशू कर देते थे, जिसको हम लोग फाइनेंशियल क्रेडिट नोट भी बोलते थे। तो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट में मतलब दो चीज़ें आ गई, एक तो वो जो बिना टैक्स के आपने क्रेडिट नोट इशू किया, और जो आपने यहाँ पे जो डेट प्रिस्क्राइब है यानी कि सितंबर की, इसके बाद अगर कोई क्रेडिट नोट इशू किया तो वो भी फाइनेंशियल में आएगा, क्योंकि वो क्रेडिट नोट यहाँ पे नहीं दिखाए जा सकते। तो एक्चुअली जो GST के भी क्रेडिट नोट इशू करते हैं वो तो फाइनेंशियल होते हैं, यानी कि GST का क्रेडिट नोट भी फाइनेंशियल होगा, लेकिन हर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट GST का भी क्रेडिट नोट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो वो क्रेडिट नोट अब आप एंटर कर सकते हैं, उसमें आपको लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके लिए वो आसान रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्पेस पे सितंबर वर्ड को यूज़ किया गया है वो सेक्शन 52 के अंदर। तो सेक्शन 52 में जो रिटर्न फाइल होती है उसकी भी कोई एरर ओमिशन आपको ठीक करनी है तो वो भी आप इसी टाइम लिमिट में कर सकते हैं कि सितंबर की रिटर्न फाइल करने तक कर सकते हैं। तो सितंबर का मंथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, और भी कुछ रीज़न है उसके लिए। एक रीज़न ये भी है कि हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था, ये आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ना काफ़ी सारे लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए नई नई चीज़ें बता रहे हैं, बट इस एक चीज़ को हम लोग मिस कर रहे हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट जब हमारा लॉकडाउन हुआ था तो आपको पता है कि 10% की रेस्ट्रिक्शन होती है कि जितना आपका ऑटो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसमें 10% की आपको रेस्ट्रिक्शन है, 10%, उससे ज़्यादा तक आप ले सकते हैं खुद सेल्फ क्लेम करके, लेकिन उसके ऊपर नहीं ले सकते। तो यहाँ पे अब काफ़ी दिनों तक ऐसा हुआ कि सबकी रिटर्न्स की डेट तो आगे बढ़ा दी। अच्छा, उसमें भी जो लार्ज टैक्स पेयर थे उनकी अलग, फिर स्टेट के हिसाब से अलग, आपको ध्यान ही होगा मैंने पूरा बताया था, एक पेंडोरा बॉक्स बना दिया इन्होंने रिटर्न्स की डेट का भी। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि अब मान लो मेरे सप्लायर ने रिटर्न नहीं फाइल की फरवरी की, तो मेरा क्रेडिट का मैं क्या करूँ, तो मान लो उसकी डेट ही आगे बढ़ा रखी थी आपने, तो क्यों करेगा GST रिटर्न फाइल। तो यहाँ पे ये भी कहा था डिपार्टमेंट ने कि आपकी जो रिटर्न्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो फरवरी से लेके अगस्त तक के महीनों का उन्होंने क्लब कर दिया था, यानी कि एक एक महीने में आपको 10% देखने की ज़रूरत नहीं है, रिफ्लेक्शन प्लस उसका 10%, आप इन सारे महीनों का क्लब करके देख सकते हैं, और उसके बाद इस पूरी क्लबिंग का जो एडजस्टमेंट होगा माइनस प्लस वो आप सितंबर की रिटर्न में एडजस्ट कर लेंगे, तो वो भी हमें इस महीने की रिटर्न में एडजस्ट करना है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे रही हूँ, शायद कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो रहा हो। मान लीजिए आपका फरवरी मंथ का 1 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट था, फिर मार्च का आपका 1 लाख का था, अप्रैल का भी आपका 1 लाख का था, लेकिन जब आप फरवरी की रिटर्न भर रहे थे तो आपको मान लीजिए 90,000 दिख रहा था, आपने 90,000 लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ में मान लो आपको रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ,
रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने रिटर्न ही नहीं भरी। तो आपका लेकिन अगर 1 लाख का है तो आप 1 लाख वहाँ पे ले लो, उसके अगले महीने का मान लो 1 लाख रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, आप ले लो, लेकिन अगस्त तक वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो अगस्त में जब वो भी पुरानी रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको पूरा 3 लाख का रिफ्लेक्ट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई इंटरेस्ट या कोई पेनल्टी आप पे नहीं लगेगी, क्योंकि आपका वो क्लब करके हमें देखना था। लेकिन फरवरी से अगस्त तक आपका मान लीजिए 5 लाख का रिफ्लेक्ट हुआ और आपने 5,50,000 का ले रखा है, तो आपको 50,000 सितंबर की रिटर्न में रिवर्स करने पड़ेंगे, एंड वाइसी वर्सा, मतलब इसका उल्टा। यानी कि मान लीजिए आपका 5 लाख का रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपने 4.5 लाख ले रखा था, तो आप सितंबर की रिटर्न में 50,000 का एक्स्ट्रा क्रेडिट ले सकते हैं। और 10% का तो है, लेकिन 10% का मतलब ये मत सोच लेना कि 10% मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा क्रेडिट। तो कई बार ऐसा होता है कि पूरा प्रोविज़न नहीं देख के आप अगर एक छोटी सी आइसोलेटेड चीज़ देखते हैं ना, आप बहुत ही गलत समझ जाते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ 10% का मतलब ये है कि 10% जितना रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके ऊपर 10% तक आप तब भी ले सकते हैं अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, लेकिन क्रेडिट वो होना चाहिए। कि आप ये ना सोच लें कि 100 रुपये का है और 100 रुपये का रिफ्लेक्ट हो रहा है तो मुझे हमेशा 110 का मिलेगा, नहीं। मतलब 100 का है और आपको 90 का दिख रहा है तो आप 99 तक का क्लेम कर सकते हो, इस शर्त के साथ कि जो बाकी के 10 रुपये का है वो भी आपका बाद में रिफ्लेक्ट होगा। अगर वो कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो आपको रिवर्स भी करना पड़ेगा फ्यूचर डेट पे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो सितंबर मंथ में हमें करनी चाहिए। आई होप आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि सारे कंप्लाइंसेस प्लीज़ टाइम पे करें, अपने एक्ट को, कानून को पकड़ के रखें, रिटर्न टाइम पे फाइल करें। आप कंप्लाइंस ठीक से करेंगे ना, अगर आप अपनी एक रिटर्न अगर ठीक फाइल करेंगे तो उसके लिए आप चाहे तो किसी से करा सकते हैं, चाहे तो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करके खुद फाइल कर सकते हैं, आप डायरेक्टली पोर्टल पे फाइल कर सकते हैं। पोर्टल भी काफ़ी अब फ्रेंडली हो चुका है, यूज़र फ्रेंडली। तो लेकिन रिटर्न का ठीक फाइल होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं क्लोज़ कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप जीएसटी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू, और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए, आप वो वाला कोर्स जीएसटी का ज्वाइन कर सकते हैं।